हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग IBACIO के ग्रेड 2 की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर है कब का? 2021 का। एग्ज़ाम हुआ था 18, 19 एंड 20 फरवरी को और 18 फरवरी के शिफ्ट 1 का पेपर मॉर्निंग वाला हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं शिफ्ट 2 का। तो इस लिहाज से हमारा आज का जो डिस्कशन भी है ये डिस्कशन नंबर 2 है, ठीक है। 9 डिस्कशंस होंगे जिसमें से कि दूसरा आज होने जा रहा है। जब 2 हो जाएगा तो इसमें 7 और बचेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें हमने पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस किया था, पूरी एग्जाम स्कीम डिस्कस की थी कि क्या क्या पूछा जाएगा, कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा, टीयर 1 में क्या क्या होगा, टीयर 2 में क्या क्या होगा, टीयर 3 मतलब इंटरव्यू में क्या क्या होगा। पूरा का पूरा ब्यौरा मैंने डिटेल में दे दिया था। उसके बाद एक प्रीवियस पेपर भी मैंने डिस्कस कर लिया है इंग्लिश का। आज हम लोग दूसरा करने जा रहे हैं। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। देखो D नहीं बनता इस पे जल्दी से, ठीक है। PDF, हाँ अब बना जाके। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ ये। तो बच्चा इस पहले क्वेश्चन में करना क्या है हम लोगों को? तो रीअरेंज करना है। वैसे PQRS की शक्ल देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें करना क्या है। तो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टर और क्लोजिंग सेंटेंस इन्होंने दे रखा है, हमें बीच के सेंटेंस लेने हैं, इनका क्रम सही करना है। तो स्टार्ट किया इन्होंने कि वी नो दैट डॉग्स आर ह्यूमन्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक, हमें पता है कि डॉग्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अब इसी चीज को क्लियर करेंगे, वो आगे इसी पर चर्चा होगी। डॉग्स कहाँ से आए, कैसे, क्या, ये सब दुनिया भर का। P में लिखा दे लव अस एंड वी लव देम, वो हमें प्यार करते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं। तो जाहिर सी बात है किनके बारे में है? डॉग्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो वुल्फ्स आर, देखो यहाँ वुल्फ की बात होने लगी। ऑल्दो वुल्फ्स आर वाइल्ड एंड डॉग्स आर टेम। अब वुल्फ में, भेड़िए में और डॉग में कंपैरिजन किया इन्होंने, ठीक है। भेड़िए और डॉग में कंपैरिजन किया और इन्होंने कहा कि दे आर स्टिल अ लॉट अलाइक, अभी भी वो काफ़ी हद तक समान हैं। अब यहाँ देखो डिफरेंस बताया था, वुल्फ को बताया वाइल्ड, डॉग को बताया टेम, फिर दोनों में कहा कि दोनों में सिमिलरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ डॉग और वुल्फ में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कोई रिलेशन हो सकता है इसके पहले मिलेगा। Many scientists think that they came from wolves 15,000 years ago। हाँ, मिल गया हमको वुल्फ का रेफरेंस। बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो दे मतलब जो डॉग्स हैं वो आज से 15,000 साल पहले किससे इवॉल्व हुए हैं? वुल्फ से। अब इसी आर के बाद आई थिंक हम क्यों लगा दें, क्योंकि आर में कहा जा रहा है कि कुत्ते जो है वो वुल्फ से इवॉल्व हुए हैं। अब उसके बाद क्यों बता रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और फिर भी दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है। और एस में क्या कर रहे हैं कि बोथ वेग देयर टेल्स। अब ये दोनों अपनी पूंछ हिलाते हैं। व्हेन दे हैप्पी पुट देयर टेल बिटवीन देयर लेग्स, व्हेन दे आर स्कार्ड, जब डरते हैं तो पूंछ जो है दोनों पैरों के भीतर डाल लेते हैं और जब खुश होते हैं तो अपनी पूंछ हिलाते हैं। ये दोनों के लिए लगा है। तो ये अलाइक जो लिखा हुआ है, इस अलाइक में सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। तो मतलब हम क्यू के बाद क्या लगा दें? एस लगा दें। क्यू में सिमिलरिटी की बात हुई थी। आर, क्यू और एस तो एकदम लगातार लग गया, ठीक। दीज सिमिलैरिटीज, यहाँ पे क्या करें? दीज सिमिलैरिटीज, ये सिमिलैरिटी किसके बाद की है? ये एस वाले के बाद में है, तो हम इसको क्या लगा दें? एंड में लगा दें, ठीक है। तो ये भी हो गया, मतलब आर क्यू एस ई तो एकदम से फिक्स हो गया। बस खाली ये बचा है कि दे लव अस वी लव देम, वो हमें प्यार करते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं। किसके लिए लगा दो? हमारे फ्रेंड के लिए, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड है। तो फ्रेंड का काम क्या होता है? फ्रेंड हमको प्यार करता है, हम फ्रेंड को प्यार करते हैं। तो जो पी वाला है वो स्टार्टर से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसके पहले पी लगा दें, PRQS। तो PRQS कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको PRQS, यहीं से हमारा काम बनेगा। देखो पी सब में पहले लगा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं कि पी से ही स्टार्ट होना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या है। इसमें साइनोनिम बताना है किसका? पेरिस का।
बच्चा पेरिस का मतलब ये फ्रांस की राजधानी पेरिस नहीं है। इस पेरिस का मतलब होता है ना डिस्ट्रॉय। क्या होता है? डिस्ट्रॉय। कोई चीज़ नष्ट हो जाती है तो हम उसको कहते हैं डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना, उसको विध्वंस करना, नाश करना, खत्म, खराब कर देना। चलिए साइनोनिम, तो टॉयल का मतलब क्या होता है? पसीना बहाना, खूब हार्ड वर्क करना, ये लगेगा नहीं। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, तो निराशा में यहाँ लगेगा नहीं। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, यहाँ लगेगा नहीं। डाई का मतलब क्या होता है? मर जाना, डेथ हो जाना, तो पेरिस का हम डेथ से मिला सकते हैं। हालांकि डाई उसका डायरेक्ट सिमिलर नहीं है। मैं एक बार इसको क्लियर करके बताऊँ आपको। पेरिश का मतलब होता है कोई चीज़ जब नष्ट हो जाती है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, ये तो कोई किसी काम के लगे नहीं। डाई का मतलब होता है मर जाना। अब कोई ऑप्शन चूंकि है नहीं, इसलिए हम यही एक खत्म हो जाने के लिए यही एक यूज कर सकते हैं। तो आपका चौथा वाला आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आपके तीसरे वाले क्वेश्चन में। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो फिर से PQRS का ऑप्शन मिल रहा है। तो चलो फिर से पढ़ते हैं हमें क्या करना है। लिखा है द डुअलिज्म कैरेक्टरिस्टिक, डुअलिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिवल सर्फडम। सर्फडम का मतलब क्या होता है? गुलामी, दासता, स्लेवरी कह सकते हो ना, ठीक। तो ये हो गई। तो जो डुअलिज्म कैरेक्टरिस्टिक, जो दोहरी विशेषता थी मेडिवल सर्फडम की, मध्यकालीन गुलामी की, दासता की जो दोहरी विशेषता थी। आगे इसके बाद क्या लिखा हुआ है? मे बी ट्रेस्ड ऑल थ्रू, इसको ट्रेस किया जा सकता है पूरे डैश पूरे के दौरान। किसके? आगे लिखा इट्स फॉर्मेशन आउट ऑफ डिबेस्ड, ठीक है ना, ये बना आउट ऑफ डिबेस्ड। डिबेस्ड के बाद आगे क्या लिखा? फ्रीडम एंड राइजिंग सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब वही होता है सर्वडम। आगे लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द मिडिल एज, ये तो लास्ट में आ गया, एस लास्ट में होगा, ये बात तय है। हिस्ट्री ऑफ द मिडिल एज यहां लग गया, ठीक है। अब हमें इसका लिंक लगाना है। लिंक लगाना है तो सबसे पहले क्या लगाओगे? देखो मेन चीज तो आएगी कि इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, ठीक है ना। द डुअलिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिवल सर्फडम। उसके बाद क्या होगा? मे बी ट्रेस्ड बैक, मे बी ट्रेस्ड ऑल थ्रू। ऑल थ्रू के बाद क्या लगाओगे? ऑल थ्रू के बाद द हिस्ट्री ऑफ, ये लगेगा ऑल थ्रू द हिस्ट्री ऑफ मिडिल एज, ये आ गया हमारा, ये कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो Q और R है, ये क्या करेंगे? इसको आप कैसे लगाएंगे QR को, ठीक है। तो QR जो लिखा है इट्स फॉर्मेशन आउट ऑफ डिबेस्ड फ्रीडम एंड राइजिंग, देखो Q के बाद तो लगेगा यहाँ पे डिबेस्ड फ्रीडम एंड राइजिंग सर्विट्यूड, ये इसको कनेक्ट कर रहा, तो जहां भी लगेगा QR साथ साथ में लगेगा। और ये किसकी विशेषता है? देखो यहाँ सर्फडम के बाद कामा लगा है, इसका मतलब सर्फडम की विशेषता बता रहे हैं। इसका फॉर्मेशन आउट ऑफ डिबेस्ड फ्रीडम एंड राइजिंग सर्विट्यूड, ये मिडवल सर्फडम की विशेषता है, यहां लगाओ। और यहां लगाने के बाद अब आप क्या लगा दो? इसको एक तरह से फ्रेज इन अपोजिशन की तरह यूज करोगे। फ्रीडम मिडवल सर्फडम का फ्रेज इन अपोजिशन, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, वो बीच में लगा लिया। उसके बाद लगा दो मे बी ट्रेस्ड बैक, ठीक है। तो ये जो P वाला, P और S वाला है, इसके बाद में लगा दो, ठीक है। PS के बाद एंड वाला सेंटेंस लग जाएगा। और ये जो है बीच में क्या कर रहे हैं? ये QR जो है ये मिडवल सर्फडम की विशेषता बता रहा है, तो कामा लगा के इसी के बाद में लगा दो। अच्छा, आपको एक हिंट और मिल रही होगी, देखो यहाँ भी कामा लगा है, यहाँ भी कामा लगा है, तो दो कामा के बीच में क्या लगता है? ये जो फ्रेज इन अपोजिशन होता है, ये बीच में हम लगा देते हैं, लगा सकते हैं आराम से। इसके बाद वर्ब लगा लीजिए आप, ठीक है, ये वर्ब वाला पोर्शन हो गया। तो इस हिसाब से आपका जो अरेंजमेंट बनेगा, वो अरेंजमेंट कौन सा बनेगा? ये बनेगा पहला QR, कौन सा बना? Q पहले आ गया, QR हम इसके फ्रेज इन पोजीशन के रूप में लगा दिए। उसके बाद PS लगा दो, तो QR PS लगा दें। अच्छा, S लास्ट में होगा, ये हमारी पहले ही बता दिए थे। द हिस्ट्री ऑफ द मिडिल एज, S लास्ट में होना ही है, S लास्ट में होना है, तो ये दोनों तो होते ही नहीं, ठीक है ना। हम R से एक धोखा दिया था इन्होंने कि R से स्टार्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि जब तक डिबेस्ड फ्रीडम कनेक्ट होगा ना, तो डिबेस्ड फ्रीडम के पहले ही आना चाहिए था। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इन्होंने कहा कि वन वर्ड बताओ। किसका वन वर्ड बताना? ये इतना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, डन, ऑकरिंग या एक्टिव एट नाइट।
कोई भी चीज़ जो रात में किया जाए काम, या ऑकरिंग जो रात में घटित होता है, जो रात में एक्टिव होता है ऐसे जीव जंतुओं के लिए, तो रात से जो रिलेटेड वर्ड होता है ना वो होता है नॉक्टर्नल। ठीक है, नॉक्टर्नल होता है, वो रात से रिलेटेड ही होता है, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी के जो ऑप्शन हैं उनको जान लो, क्योंकि हो सकता है किसी दिन ये क्वेश्चन बने या राइट ऑप्शन कभी बन सकते हैं। कॉथर्न क्या होता है? कॉथर्न जानते हो, एक तरह का ये जूता होता है, ऐसे समझ लो ये आपका पैर है, ठीक है, मान लो कि ये आपका पैर है, सपोज कर लो, ये उंगलियां हम नहीं बना पाए हैं। तो इसमें जो जूता होता है ना, एक एक सैंडल टाइप की होती है, इसमें ऐसे 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 पट्टियां टाइप की लगी होती हैं। इमेज दिखाना चाहोगे? चलो दिखाते हैं इमेज। ये देखो, तो ये देख रहे हो ना कि मतलब पैर में ये जूता किस तरह से बना हुआ है। जूता कम सैंडल है, पूरी पट्टियां 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 लगी हुई हैं, डोरी लगी होती है पूरी, एकदम जूता डोरी का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला देखो, ये एडजर्नल है। एडजर्न का मतलब क्या होता है? कभी वो सुना होगा, मूवी में देखा होगा कि जब कोर्ट की सीन होती है तो कल की डेट पे जब जाते हैं, अगले दिन मुकदमा सुनना होता है या आज खत्म हो जाता है, तो कहते हैं टुडे द कोर्ट इज एडजर्न। द कोर्ट इज एडजर्न का मतलब क्या हुआ? आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है, फिर कल से शुरू की जाती है। तो कोर्ट वगैरह की कार्यवाही समाप्त होती है तो एडजर्न कहा जाता है। तो एडजर्नल मतलब कार्यवाही की समाप्ति से रिलेटेड होता है। डायूटर्नल क्या होता है? ठीक है, तो डायूटर्नल का देखो मतलब होता है ना, कोई चीज़ जो बहुत टिकाऊ होती है, बहुत ही ड्यूरेबल होती है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आपने जूता खरीद लिया, 8 महीना चलेगा या 4 साल चलेगा, तो ड्यूरेबल होता है, तो डायूटर्नल हो गया। ठीक है, तो आपको आपका आंसर भी मिल गया और बाकी सारे वर्ड्स की मीनिंग भी मिल गई। आंसर कौन सा था? फर्स्ट वाला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा कि ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के बताओ इस सेंटेंस में कहीं पर। और ग्रामेटिकल एरर है ही है, क्योंकि नो एरर का कोई ऑप्शन है नहीं। चलो ठीक है, ढूंढते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या एरर हो सकती है। प्रियर टू हिज असाइनमेंट, ठीक है, उसके असाइनमेंट के पहले, दिस असाइनमेंट, सॉरी, प्रियर टू दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट के पहले, ही वर्क एज एन ऑफिसर इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसके पहले जो इस समय ये असाइनमेंट है उसका, इसके पहले वो इस ऑफिस में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था। अब देखो ही क्या है बच्चा? ही है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्क क्या है? वर्क है प्लूरल वर्ब। अगर करता है, ठीक है, हमेशा की बात है, ये हैबिट या रूटीन की बात होती तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगाना पड़ता? यस लगाना पड़ता, वर्क्स होता। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो, हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने लायक नहीं है। ठीक है, एक बार की बात बता रहे हैं ना, वन टाइम का मतलब इसके पहले, इस असाइनमेंट के पहले, अब प्रेजेंट टाइम में क्या करता है ये होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता। इसके पहले वो क्या करता है नहीं, क्या करता था होना चाहिए। तो ये जो वर्क लिखा है तो क्या होना चाहिए? ही वर्कड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये ही वर्कड, ये वर्क जो लिखा हुआ यही गलत है आपका, यहाँ वर्कड होना चाहिए। आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में खाली जगह दी हुई है, तो समझ ही रहे हो कि यहाँ क्या करना होगा। ठीक है, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि व्हाइल इट इज अनडिनाइबल, व्हाइल इट इज अनडिनाइबल, ये चीज अनडिनाइबल है। मतलब क्या हुआ? इट इज अनडिनाइबल का मतलब क्या हुआ? इट इज एक्सेप्टेबल। डिनाई मतलब इनकार करना, अनडिनाइबल डबल निगेटिव होगा, डबल निगेटिव मतलब इट इज एक्सेप्टेबल। ये बात मानने लायक है कि आई हैव एंजॉयड लिविंग एज डैश इन स्टेट, इन द स्टेट्स, ये अमेरिका हो गया। ठीक है ना, स्टेट्स, ऐसे द स्टेट्स, द लगा है, स्टेट्स कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिटर्न होम नाउ, अब मन कर रहा है कि घर वापस लौट के जाएं। इन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं है, इस बात से इनकार नहीं है कि एज अ डैश, हमने यूनाइटेड स्टेट्स में खूब एंजॉय किया, पर मेरा मन अब घर लौटने का है। तो एज अ डैश क्या, कैसे? एज अ डिपैट्रिएट, एज अ रिपैट्रिएट, एज एन एक्सपैट्रिएट या एज अ पैट्रिएट। तो पैट्रिएट मतलब क्या होता है? देशभक्त होगा। देशभक्त के रूप में वो वहाँ पे खूब एंजॉय किए, ऐसा तो मानेंगे नहीं हम। डिपैट्रिएट, डिपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? डिपैट्रिएट और रिपैट्रिएट, ये जो दो वर्ड हैं इनका, रिपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? जिसको वापस बुला लिया गया हो, और डिपैट्रिएट का मतलब जिसको निकाला गया था उसको वापस बुला लिया गया हो।
तो डिपैट्रिएट और रिपैट्रिएट का मतलब क्या हुआ, सेम हो गया, जो अपने घर वापस आ चुका हो और ये अभी अपने घर वापस आए नहीं हैं, ठीक है, ये अपने घर वापस नहीं आए हैं, तो इनके लिए क्या लगेगा बताओ, जब ये वापस अपने घर नहीं आए हैं तो अभी ये क्या है, एक्सपैट्रिएट हैं। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को अपने समाज से, अपनी बिरादरी से निकाल देते हैं, किसी व्यक्ति को मान लो किसी कुछ गलत काम करने की वजह से हम देश निकाला दे देते हैं, देश निकाला का मतलब इस देश में दिखाई दिए तो गोली मार दी जाए, एक्सपैट्रिएट हो जाते हैं वो, जिन्हें देश से, सीधा सीधा समझो, जिन्हें देश से निकाल दिया गया हो या जो देश छोड़कर चले गए हों, आप इनको प्रवासी कह सकते हो, ठीक है। और डिपैट्रिएट और रिपैट्रिएट मतलब जो वापस लौट आए हों, देखो ऊपर खड़बड़ खड़बड़ चालू हो गई, ठीक है, बस 1 मिनट को खड़बड़ खड़बड़ होगी, हो चुकी, बस और नहीं होगी, ठीक है, तो परेशान मत हो। अब आपके यहाँ जाओ, डिपैट्रिएट एक्सपैट्रिएट जो विदेश से वापस आ चुके होंगे, पैट्रिएट देशभक्त होता है, एक्सपैट्रिएट का मतलब जो देश छोड़कर चले गए हैं या उनको देश से निकाल दिया गया है, ये प्रवासी होंगे या निष्कासित होंगे, तो ये निष्कासित ही हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे थे, अपने प्रवास को एंजॉय किया, पर इनका अब मन कर रहा है वापस लौट चले, तो आपका आंसर थर्ड वाला हो गया। आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये स्पेलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेलिंग है, देखो एग्जासरबेट, एक वर्ड दिया हुआ है एग्जासरबेट। एग्जासरबेट का मतलब क्या होता है, स्थिति को और ज़्यादा बुरा कर देना, वर्सन कर देना, बद से बदतर कर देना, जब सिचुएशन ये हो जाती है। तो एग्जासरबेट की स्पेलिंग जानते हो क्या होता है, देखो पहले ई होगा, एक्स होगा, ई एक्स होगा, फिर ए होगा, एग्जा और CERBATE, ये स्पेलिंग होगी एग्जासरबेट की। तो एग्जासरबेट में देखो क्या, ई यहाँ CER होना चाहिए था, यहाँ XA होना चाहिए था, यहाँ CE होना चाहिए था, BA होना चाहिए था, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, एग्जासरबेट। मीनिंग क्या होगी इसकी, किसी भी स्थिति को बद से बदतर कर देना, मतलब वर्षन कर देना उसको, ठीक। चले आगे बढ़े, चलो आपका क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, और इसमें क्या किया गया, कुछ अंडरलाइन किया गया है, इसको इम्प्रूव करना है, ठीक। पढ़ के देखो, इसको लिखा, इफ यू वांट टू ग्रो, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, यहाँ ग्रो का मतलब उगना नहीं है, डेवलप करना, अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो यू मस्ट अप्लाई इन वाट एवर यू डू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई इन वाट एवर यू डू, मतलब यहाँ अप्लाई इन नहीं लगा, यू मस्ट अप्लाई योरसेल्फ, तब लगेगा, ठीक है ना। तो अप्लाई के बाद जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, योरसेल्फ लगाते हैं, तब इसका मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह उसी में झोंक देना। और दूसरी बात, इन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगाना होगा, टू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगाना है, यू मस्ट अप्लाई योरसेल्फ टू वाट एवर यू डू, आप जो कर रहे हैं उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो, ठीक। ये बात याद रखना, कहीं भी आपको यूज करना हो तो अप्लाई योरसेल्फ टू योर कैरियर, अपने कैरियर में अपने आप को झोंक दो, पूरी तरह से लगा दो, पूरी एनर्जी के साथ जुट जाओ, ठीक है। तो कौन सा लगेगा, मस्ट अप्लाई योरसेल्फ टू लगाना होगा, ठीक, टू लगाना होगा। तो ये इन दोनों गलत हो गए, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी इन लगा हुआ है, यहाँ टू चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो साइनोनिम बताना है, किसका साइनोनिम बताना है, वैंडलाइज का बताना है। तो वैंडलाइज का क्या मतलब होता है बताइए, वैंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ठीक है ना, दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कोई तोड़ फोड़ करना, ये इलीगल होगा, ठीक है ना, बाबा का बुलडोजर नहीं है ये, ठीक है, तोड़ फोड़ करना, ठीक है, किसी दूसरे की संपत्ति को, ये इलीगल वाला है। डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, डिसिक्रेट का मतलब क्या होता है, डिसिक्रेट ये भी तोड़ फोड़ करना होता है, लेकिन जैसे मंदिर वंदिर में, चर्च वर्च में, कहीं ऐसी चीज़, कोई पवित्र चीज़ है, उसको आप तोड़ फोड़ रहे हो तो उसको डिसिक्रेट कहते हैं। एसर्टेन क्या होता है बताओ, एसर्टेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, किसी चीज़ की तलाश है आपको, किसी चीज़ की तलाश करना, कुछ पता लगाना हो जाता है। कोमेमोरेट होता है, कोमेमोरेट मतलब किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मतलब कि किसी याद, कोई याद ताज़ा कर रहे हो आप। और वेनरेट का मतलब क्या होता है, टू ऑनर, किसी को सम्मान देना हो गया, ठीक है, टू ऑनर हो गया। अब तोड़ फोड़ करने से रिलेटेड कौन सा होगा, हाँ बताओ, आपको आंसर तो मिल गया होगा।
एसर्टेन कुछ खोजबीन करना ये होगा नहीं, और कोमेमोरेट सेलिब्रेट करना होगा नहीं, वेनरेट किसी को सम्मान देना होगा नहीं, तो डिस्क्रेट होगा जब आप यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हो, दोनों में तोड़फोड़ ही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, वंडलाइज का, वंडलाइज का ऑप्शन हो गया पहला वाला। मैं एक बार फिर इसको क्लियर करके दिखाता हूँ, आंसर क्या होगा, डिस्क्रेट। हालांकि दोनों में थोड़ा सा फर्क है, डिस्क्रेट पवित्र चीज़ों में तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन यहाँ साइनोनिम में उसके अलावा और कोई है नहीं, फिट बैठ रहा, तो आप वही ले लो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहे हैं, देखो यहाँ पे पूछा इन्होंने एंटोनिम। किसका एंटोनिम पूछा, ये वर्ड दिया है अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो। स्पेलिंग गलत हो गई, AVOID, आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, उस चीज़ से आप क्या कर रहे हो, आप जैसे क्या कहते हैं उसको, एब्सटेन कर रहे हो, उस चीज़ से आप दूर रह रहे हो, दूर कर रहे हो, तो इसका एंटोनिम देखना है। तो पहले आप बाकी जो है इनका मतलब समझो। थ्वार्ट का मतलब क्या होता है, थ्वार्ट का मतलब होता है फॉइल, किसी कार्य को विफल कर देना, जैसे मेरा काम बन रहा हो, आपने मेरा काम बिगाड़ दिया, तो वो होता है थ्वार्ट करना, फॉइल करना, फेल करना, विफल हो जाना। असिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी की मदद करना, सहयोग करना उसका, ठीक। असिस्ट माने होता है किसी को सहयोग प्रदान करना, किसी का सहायक होना, किसी काम में उसकी मदद करना। इल्यूड, इल्यूड का क्या मतलब होगा, इल्यूड का मतलब होता है ना किसी चीज़ को आप पोस्टपोन कर रहे हो, उसको टाल रहे हो, ठीक है। टालना तो एक तरह से अवॉइड करना हो गया, तो सिमिलर हो जाएगा। कंपेंसेट का मतलब क्या होता है, किसी को, जैसे मैंने आपने किसी का नुकसान पहुंचा दिया, किसी का नुकसान कर दिया है, तो उसकी आप भरपाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये कंपेंसेट होता है, भरपाई करना। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो साइनोनिम है ना तो एंटोनिम है। अच्छा, अगर हम इल्यूड लगा देते हैं तो ये साइनोनिम हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन एंटोनिम का पूछा गया है। अच्छा, असिस्ट का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, किसी से आप बच रहे हो, और असिस्ट मतलब उसी का साथ दे रहे हो, सहयोग कर रहे हो, तो ये अपोजिट में आ सकता है। और फॉइल का मतलब जो से थ्वार्ट है, तो थ्वार्ट वाला भी तो करीब करीब अवर्ट का साइनोनिम जैसा ही हो जा रहा है, तो ये लग नहीं पाएगा। तो आंसर में हम क्या लेंगे, आंसर में लेंगे दूसरा वाला। हालांकि बहुत डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है आपके पास, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देख रहे हैं 11 में क्या है, तो 11 में भैया देखो यहाँ पे नो एरर दे रहा है, और देखो यहाँ पे लिखा दूसरा वाला ऑप्शन नो एरर का। तो अब क्या कहना है, बात सीधे सीधे आप समझ ही रहे होगे, तो पढ़ के देखते हैं। यहाँ से ना देखो, यहाँ पे उल्टा पुल्टा क्रम लिखा हुआ है, यहाँ आपको सीधा मिल जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल ऑन द प्लेनेट स्टिल पोजेज टू अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द कंट्रीज स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये इसमें आपको आंसर दिया क्वेश्चन, इसमें से आपको आंसर ढूंढना है, इसमें एरर पता लगानी है। तो द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब वो जितनी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, लोगों की संख्या, मतलब सीधे सीधे ये सारा है किसका, बढ़ी हुई जनसंख्या। द नंबर ऑफ पीपल मतलब लोगों की वो संख्या जो इस प्लेनेट पे रह रही है। स्टिल पोजेज, पोजेज में देखो, पोजेज में वर्ब में एस लगा हुआ है, और वे एस लगने का मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ के साथ तो वर्ब में ऐसे ही लगता है, द नंबर ऑफ, उसके बाद हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, तो पोजेस में कोई गलती नहीं है, वो सही लगा हुआ है, सिंगुलर है, ठीक है। पोजेस के बाद लिखा आ सिग्निफिकेंट चैलेंज, तो पोजेस के बाद ये जो टू लिखा हुआ है ना, ये टू नहीं लगना चाहिए। ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। पोजेस आ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द कंट्रीज स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन, ठीक है। तो एग्ज़ाम में एसएससी ने, आयोग ने जो एरर दी थी वो यही दी थी इस वाले में, किसमें, ये पोजेस वाले में उन्होंने एरर दे रखी थी, क्लियर। तो ये इसमें ये टू नहीं लगना चाहिए। वैसे एक मिस्टेक इसमें और है, टू प्रोवाइड अ बेसिक स्टैंडर्ड है, बेसिक यहाँ पे आ लगाने का कोई मतलब नहीं है। प्रोवाइड बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या ये कह सकते हो द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिस्टेक यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन आयोग ने यह हमारा लिया था, हालांकि यह ब्लंडर है, इसलिए यही वाला मेन आंसर माना जाएगा आपका। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, फिर से एरर का क्वेश्चन है। एक ऑप्शन ये बता रहा है कि यहाँ पर एरर पता करनी है आपको, तो चलो एरर निकालते हैं। इसमें हम लोग देखें क्या एरर मिलती है। चलिए इस सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। लेकिन आफ्टर अ स्टे ऑफ सेवरल ईयर्स अब्रॉड, कुछ सालों तक विदेश में, अब्रॉड में रहने के बाद, ही हैज़ रिटर्न बैक टू दिल्ली, देखो ये रिटर्न लिखा हुआ है,
तो रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता। कुछ ऐसी वर्ब है, रिटर्न है, रिपीट है, रिइम्बर्स है, रिट्रीट है, इन सब के साथ बैक नहीं लगता। रिटर्न का मतलब ये होता है वापस आना, रिटर्न का मतलब होता है कम बैक, तो रिटर्न के साथ फिर से बैक लगाना गलत हो जाएगा। तो ये चौथा वाला आंसर हो गया, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो फिर से एरर का क्वेश्चन है। कितने एरर के क्वेश्चन है भाई, चलिए लगाइए। तो नो एरर में देखो इसमें क्या करना है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट ऐसे 3 लाइन में दिया हुआ है, तोड़ दिया है इन्होंने। पढ़ के देखो, आई लाइक टू ट्यून इन टू द लाइव सेशंस ऑफ पॉपुलर चेस स्ट्रीम्स एवरी वंस इन अ वाइल। मतलब इन्होंने कहा कि मैं जो लाइव सेशंस होते हैं चेस के उसमें ट्यून इन टू रहना चाहता हूँ, जबकि ट्यून इन टू नहीं होता। अगर आप रेडियो पर टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो उसको कहते हैं ट्यून इन। क्या होता है, ट्यून इन होगा। लाइव सेशन में कोई भी सेशन हो, कोई सीरियल वगैरह आ रहा है तो सब ट्यून इन होते हैं, ट्यून इन टू नहीं होते हैं। क्लियर। चलिए ये फ्रेजल वर्ब का मैटर था, तो आपको खाली मतलब जानना था कि ट्यून इन टू होता है या ट्यून इन होता है। ठीक है, तो सेशन वगैरह में लाइव में आप ट्यून इन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है आपको, एंटोनिम बताना है। किसका, इसका बताना है, डिसलेटरी। तो डिसलेटरी का मतलब, सॉरी गलत हो गया, डिसलेटरी बोल रहा हूँ मैं, डायलेटरी है ये। तो डायलेटरी का क्या मतलब होता है बताओ। डायलेटरी का मतलब होता है लेट से रिलेटेड होता है, जो किसी काम को लेट किया करता है, टालता रहता है। एक तरह से आप कहते हो लेजी टाइप का जो आदमी होगा, ठीक है, लेजी या आइडल टाइप का जो होता है, आइडल आइडियल नहीं, आइडल मतलब काहिल टाइप का, थोड़ा काम को सुस्त करेगा, बहुत ढीला ढाला होता है। ठीक, डायलेटरी की मीनिंग समझ में आ गई। इसका अपोजिट बताना है आपको। तो अनहरीड, अनहरीड मतलब जिसको कोई जल्दी ना हो, जिसको कोई जल्दी ना होती तो सिमिलर हो जाएगा ना। पोस्टपोनिंग मतलब जो आज का काम कल पे टालता हो, तो वो भी, ये भी ढीला ढाला आदमी सुस्त होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया सिमिलर में। और प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब बहुत एक्टिव होता है, मतलब अभी और इसी वक्त। जैसे आपने कहा कि चलो मार्केट चलते हैं, चलिए तुरंत चलिए, तो ये प्रॉम्प्ट होते हैं जो तुरंत तैयार रहते हैं, किसी काम को मतलब एडवांस करने वाले होते हैं। ये आपका एंटोनिम हो गया। और आइडल मैंने भी कहा ही था, आइडल सिमिलर होगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें 3 सिनोनिम दिए थे, एक एंटोनिम दिया हुआ था। तो प्रॉम्प्ट क्या होगा, डायलेटरी का एंटोनिम हो गया। ठीक, आगे बढ़े आपका क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया हुआ है। 15 में फिर वाली ग्रामेटिकल एरर हो गई। अब की बार बड़े क्वेश्चन एरर के पूछ लिए हैं भाई। चलो हमको क्या करना है, हमको तो क्वेश्चन, इफ आई वॉज इन हिज शूज, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो आई वुड नॉट हैव हेजिटेटेड टू टेक अप द ऑफर, तो मैं ये ऑफर लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाता। देखो कल वाले सेशन में भी मैंने कंडीशनल का एक बताया था कि देखो इफ़ के साथ अगर हमारे पास, इफ़ के साथ सब्जेक्ट और हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो, तो दूसरे वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा लेते हैं। तो यहाँ देखो आई वुड हैव हेजिटेटेड लिखा है, आई वुड नॉट हैव हेजिटेटेड ये लगा हुआ है। तो इफ़ के साथ ये जो वाज लिखा हुआ है, ये वाज ना होकर के, फिर से इफ़ है ना, तो वाज के साथ नहीं, आप वाज ना लगा करके क्या होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो ढूंढो कहाँ पर, कहीं पर हैड बीन मिले तो मिले, नहीं तो फिर क्या लगाना होगा, वर लगाना होगा। अच्छा इम्प्रूवमेंट का है नहीं, एरर ढूंढनी है आपको। एरर ढूंढनी है तो ये देखो इफ़ के साथ जो आई वाज लिखा है, वही वाज गलत होगा, यहाँ होना चाहिए था इफ़ आई हैड बीन, ये होगा। ठीक है, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं गलत हो गया। बेटा देखो इफ के साथ वाज लगता ही नहीं है, या तो यहाँ पे वर लिखा होता तो भी ये सही हो जाता। इफ आई वर इन हिज शूज, अगर मैं उसकी जगह पर होता। जब भी सेंटेंस इमेजिनरी होते हैं, जब भी सेंटेंस काल्पनिक होते हैं, काश अगर ऐसा होता, जैसे मैं कहूँ अगर मैं करोड़पति होता, तो मतलब ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना। ठीक, अगर मैं चिड़िया होता, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो जब इमेजिन करोगे तो वाज कभी नहीं लगेगा, हमेशा वर लगता है। सिंगुलर हो प्लूरल हो, हर तरह के सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आपको बहुत अच्छे से समझना हो तो कल भी मैंने बताया था कि कंडीशनल्स पर एक वीडियो है, उस पर प्रैक्टिस सेट भी है, आप कंडीशनल का वीडियो सर्च करके देख लीजिए। उसमें ये 5 तरह का पैटर्न मैंने बताया है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और आईबी में बहुत ज़्यादा पूछ भी रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़े आपके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। आज पता नहीं क्यों सिस्टम की स्क्रीन बड़ी जल्दी जल्दी ऑफ हो रही है।
देखो बीच बीच में डार्क हो जा रहा है, या तो लिखते रहें लगातार, नहीं तो स्क्रीन ऑफ हो जा रही है। तुम लोगों में किसी को आइडिया हो तो बताना हमको कि स्क्रीन लगातार वेक कैसे रहेगी। ठीक, चलो तो यहाँ बताना है, एक इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ। इडियम है हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी का काम, समझ गए ना, शैतान का। हाँ, तो अब अगर आप कोई काम जल्दबाजी में करोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो शुड ऑट टू हैव एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होगा। एंग्री एंड ओवरकम ये भी नहीं होगा। डूइंग थिंग्स क्विकली रिजल्ट्स इन पुअर एंडिंग ये हो सकता है। इंटेलिजेंट पीपुल, यहाँ इंटेलिजेंट पीपुल लगना ही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला हो गया। क्लियर? चलो आपके क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। 17 में क्या करना है? वन वर्ड बताना है आपको। किसका वन वर्ड बताना है? ये लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है? सेल्फ पिटिंगली मतलब क्या होगा? पिटी, पिटी में आईएनजी लगा हुआ, सेल्फ पिटिंग, पिटी में दया होती है, और पिटी में आईएनजी लगा देंगे तो सेल्फ पिटिंग मतलब जिसको खुद पर तरस आ रहा हो, ये हो गया। एंड टीयरफुली इमोशनल, टीयरफुली मतलब बात बात पे आंसू निकल आते हो, तो ऐसा आदमी क्या होता है? निहायत भावुक और निहायत क्या कहते हैं, इमोशनल टाइप का आदमी होता है, बहुत सेंसिटिव आदमी होता है। ठीक है, हमेशा रोंदू सा बना रहता है। आगे देखो, एक है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन क्या चीज़ होती है? कोई बताएगा सिस्प्लैटिन क्या चीज़ होती है? देखो, सिस्प्लैटिन होती है, आपने एक वर्ड सुना होगा कीमोथेरेपी। ठीक है ना, कीमोथेरेपी, जब किसी को कैंसर वगैरह हो जाता है तो कीमोथेरेपी कराई जाती है, तो कीमोथेरेपी की एक दवा होती है, उसका नाम है सिस्प्लैटिन। ठीक है, दूसरा है मॉडलिन। मॉडलिन का मतलब क्या होगा? निहायत ही भावुक, गलत हो गया, भा बन नहीं रहा, भावुक। भावुक का मतलब क्या हुआ है? जो आदमी बहुत ही इमोशनल होता है, तो हम इसी की तलाश कर रहे थे, ये हो गया मॉडलिन। कॉडलिन क्या होता है? देखो, कॉडलिन एक तो कॉड मछली होती है, उसके बच्चे को कहेंगे, और एक कॉडलिन जैसे तितली टाइप का एक जीव होता है, मोथ है, तितली टाइप का होता है, उसके बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है, उसको भी कॉडलिन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, माइलिन होता है। माइलिन होता है तो आपने नर्व टिश्यू, बायो पढ़ी होगी ना, जीएस पढ़ रहे तो बायो पढ़ी होगी, तो जैसे नर्व टिश्यू होते हैं, ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे कोई नर्व टिश्यू हुआ ऐसे, तो ये नर्व टिश्यू है, मान लो ये नर्व टिश्यू, नर्व सेल है, तो इसके ऊपर क्या होती है? कवर होती है नर्व टिश्यू के ऊपर, जो इसके ऊपर नर्व टिश्यू की कवर होती है उसी को माइलिन कहा जाता है। ठीक है ना, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका। तो 18 में क्या पूछ रहे हैं भाई? देखो, 18 में फिर से रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, मतलब एरर और रीअरेंजमेंट पूछ रहे हैं, खूब मतलब सावन की बारिश की तरह। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। लिखा, दैट दे गॉट फ्रॉम ग्रेप वाइन, दैट दे गॉट फ्रॉम ग्रेप वाइन, जो उनको ग्रेप वाइन से मिला था। ग्रेप वाइन का मतलब तो होता है, देखो, एक तरह का कम्युनिकेशन होता है ग्रेप वाइन में। ग्रेप वाइन में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होता है। सीनियर जो होता है जूनियर से बात कर ले, जूनियर सीनियर से बात कर ले, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का होता है। सेम ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, जैसे मान लो कहीं पार्टी होती है, एसबीआई का एक ब्रांच का स्टाफ है और पीएनबी के एक ब्रांच का स्टाफ है, सब एक दूसरे में घुल मिलकर बातें कर रहे हैं। यहाँ कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, कोई दूसरी बैंक का नहीं, सब एक दूसरे गप्पे मारना, एक तरह से इसको कहते हैं ना, गप्पे मार रहे हैं, सब घर के लोग सब इकट्ठा हुए हैं, वहाँ सब लोग गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे से। ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। तो कोई चीज़ इनको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में पता चली है। ठीक है, दे गॉट फ्रॉम अ ग्रेप वाइन। आगे लिखा है, द एम्प्लॉयज ऑफ एमएनसी। ठीक है, द एम्प्लॉयज ऑफ एमएनसी वर ऑन टेंटर हुक्स ऑल डे, दिन भर बेचारे पूरे दिन ये चिंता में रहे। आगे लिखा, एंड देयर नर्वसनेस कुड बी सीन, और उनकी नर्वसनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऑन देयर डैश, ऑन देयर कहाँ? आगे देखें, ऑन देयर फेसेज, उनके चेहरे पर दिख रही थी। आगे लिखा, हैविंग हर्ड रूमर्स ऑफ मास ट्रांसफर्स, जब उन लोगों ने सुना था कि मास ट्रांसफ़र होने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोगों के ट्रांसफ़र हो गए, तो एमएनसी के एम्प्लॉयज़ बेचारे बड़े परेशान रहे होंगे। ठीक है, तो पूरी का पूरा मुद्दा समझ में आ गया। अब आप इसको अरेंज करिए, अरेंज करिए। तो शुरुआत कहाँ से कर पाएंगे? शुरुआत करना होगा आपको जब उन लोगों ने ये बात सुनी। क्लियर कर लेता हूँ, जब पहले ये बात सुनेंगे, ठीक है, हैविंग हर्ड रूमर्स ऑफ मास ट्रांसफ़र, पहले ये होगा।
उसके बाद ये सुनने के बाद ये र्यूमर, ये जो अफवाह सुनी थी, कहाँ सुनी थी उन्होंने सुनी थी ग्रेप वाइन में, कहीं किसी पार्टी वार्टी में सुना होगा। तो डी के बाद क्या लगा लो, डी के बाद ए लगा लो। डी ए के बाद क्या लगाओगे? इतना सुनने के बाद जितने भी एमएनसी के कर्मचारी हैं सब के सब दिन भर क्या थे, टेंडर हुक पर थे, सबके सब की दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी और ये नर्वसनेस सबके चेहरों पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो हम बी के बाद सी लगा दें, ठीक है, बी का इफेक्ट सी में दिखाई देगा। तो डी ए बी सी, ढूंढो कहाँ पर ऑप्शन है डी ए बी सी का, कोई है? ये रहा, डी ए बी सी मिल गया आपका। तो हो गया ये काम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या करना है? आपको वन वर्ड बताना है। वन वर्ड, अच्छा स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड, वन वर्ड नहीं बताना है। चारों वर्ड एक ही हैं और इनकी आपको क्या बतानी है? इनकी बतानी है आपको स्पेलिंग किसकी सही है। तो स्पेलिंग जो होती है ना, फेलिसियस है, फेलिसियस तो होता नहीं, एफ आई तो होना ही नहीं है किसी कीमत पर। फेलिसियस में पहले होगा फाल, एफ ए डबल एल, पहले ये हो गया फाल। उसके बाद आई लगाओ, उसके बाद सी आई लगाओ, फिर ओ यू एस लगाओ, फेलिसियस। कहीं ऐसा ऑप्शन मिल रहा है फिल वाला तो एक भी नहीं होगा, काटो इन दोनों को। उसके बाद यहाँ देखो फैलेसियस, यहाँ ए लगा दिया है तो ए बच्चा नहीं 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 नहीं, ए ही होगा। फैलेसियस गलती हो गई, आई एम सॉरी, यहाँ पे ए होना चाहिए, फैलेसियस, फाल में ए लगना चाहिए, फैलेसियस होता है, फैलेसियस नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर होगा? ये दूसरा वाला आंसर होगा, ठीक है, 19 का 2, ठीक। बाय मिस्टेक में पहले स्पेलिंग गलत लिख दिया था, ठीक। तो फैलेसियस होता है, फैलेसियस नहीं होता, फैलेसियस होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें देखो एक फ्रेज को अंडरलाइन किया है, टू रिफ्रेन फ्रॉम, ये इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है और बता रहे हैं कि इसमें अगर कोई एरर है तो आप उसको इम्प्रूव करो, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन लगा देना है। तो सेंटेंस पढ़ के देखते हैं हम लोग। आई रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, हमने ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट की, टू रिफ्रेन फ्रॉम, रिक्वेस्ट के साथ टू लगता है, ध्यान रखना। रिक्वेस्ट के बाद क्या लगता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और रिफ्रेन के बाद क्या लगता है? रिफ्रेन के बाद फ्रॉम के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। तो रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, नो एरर, इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। एक बार फिर से समझ लो, आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जितने भी कमांड वाली वर्ब्स होती हैं इनके साथ सारे कमांड के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एक बात। तो एडवाइज्ड के बाद, रिक्वेस्टेड के बाद टू रिफ्रेन लिखा हुआ है। और दूसरी बात, एक देख लो, रिफ्रेन को, रिफ्रेन से मिलती जुलती 3 और वर्ब हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। रिफ्रेन है, एब्सटेन है, प्रिवेंट है, प्रोहिबिट है। इन तीनों चारों के बाद क्या लगता है? हमेशा फ्रॉम लगता है और फ्रॉम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ये नोट कर लो कहीं पर। तो रिफ्रेन के बाद फ्रॉम लगा हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है, तो जितना भी मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं इस सेंटेंस में सारे के सारे सही लगे हुए हैं। तो फिर गलत ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलो एक ऐसा भी आंसर मिला। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस बच्चा लोग। तो हम लोग IB ACIO का आप दूसरा सेट हम लोगों ने कर लिया। 18 फरवरी 2021 का जो पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट था ये। अब इसमें एक थर्ड शिफ्ट और होगी, 18 फरवरी का काम खत्म हो जाएगा। फिर 19 और 20 फरवरी के 3 शिफ्ट करा देंगे, ये निपट जाएगा, ठीक है। और हाँ, जो लोग इसका IB की तैयारी नहीं कर, बहुत से बच्चों से मैंने पूछा तो कह रहे हैं सर हम फार्म ही नहीं मिले, किसी को तो, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला भैया क्या करते रहते हो, मतलब SSC की तैयारी करो, ये भी नहीं पता कि IB का फार्म आया हुआ है और वो डेट में निकल गई, कम से कम 20 दिन डेट थी भरने की। चलिए कोई बात नहीं है, जो डाल दिए हैं वो तैयारी करें, जो नहीं डाल पाए हैं वो CHSL और CGL वाले की तैयारी करें, जो लोग स्टेनो वाले हैं स्टेनो वाले की तैयारी करें। और लगा हुआ है, मैं बस जल्दी सबका PPT बन गया है और स्टेनो वाला भी शुरू कर दूंगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तब तक ये करीब करीब खत्म हो गया होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं ग्रामर पढ़ाने को, तो बच्चा ठीक है, ग्रामर भी मैं पढ़ा दूंगा, बस थोड़ा सा समय हमको दो, क्योंकि सब मुझे खुद ही बनाना पड़ता है ना, PPT भी बनाना पड़ता है, तो मतलब दिन भर पढ़ाते रहते हैं ऑफलाइन में, फिर रात में घर आते हैं तो पढ़ाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये आप लोगों को बनाएंगे पढ़ाएंगे, कभी कभी थके रहते हैं, नहीं ज़्यादा कम कर पाते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मैं सबकी इच्छाएं, जितनी भी आप लोगों की डिमांड है, थोड़ी सी आगे पीछे 2-4 दिन मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूँगा, सबकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा आप लोग हमको कोऑपरेट करो इस मामले में, ठीक है।
हाँ करूँगा सबका। चलिए, और इसके पहले सीजीएल का डिस्कशन हो चुका है, सीएचएसएल का हो चुका है, एमटीएस का हो चुका है, स्टेनो का हो चुका है। तब तक उनका आप लोग पढ़ते रहिए और नया भी हम जल्दी से जल्दी तैयार कर देंगे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और जो आपकी इच्छा हो, आप जो चाहते हो वो ऐसे जैसे आप हमको कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं, ठीक उसी तरह से कहते रहिएगा, बताते रहिएगा। थोड़ा सा देर सवेर मैं उसको करूँगा, ज़रूर पक्का करूँगा, ठीक है। किसी की बात छोड़ी नहीं जाएगी, सीपीओ का भी करूँगा, किसी बच्चे ने कहा था वो भी होगा, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर आज का वाइंड अप करेंगे, फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।